अस्सलाम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 17 जिसके अंदर हम पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। इनके रिलेटेड जो पैथोलॉजीज की उनको हमने डिस्कस कर लिया था और कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं हर पैथोलॉजी से रिलेटेड उनको भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम के अंदर कौन सी कॉमन इंपेयरमेंट्स हो रही होती हैं, पेशेंट को कौन सी काम करने में डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हो रही होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट को जो कॉमन इंपेयरमेंट्स आ रही होती हैं ये आपसे ओस्पी में पूछ लेते हैं। ऐसा एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और ओस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको एक पैथोलॉजी बता देते हैं और उसके रिलेटेड बताते हैं कि कौन सी इंपेयरमेंट्स आ रही होती हैं, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या आ रही होंगी। तो ये ओस्पी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर पैथोलॉजी से रिलेटेड आपको इंपेयरमेंट्स और एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मस्ट नो होनी चाहिए क्योंकि ये ओस्पी में पूछ लेते हैं। ठीक है, ओस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं। सबसे पहली जो इम्पेयरमेंट आएगी वो आएगी पेन। ठीक है, पेशेंट को मूवमेंट करने से पेन होगी। अब पेन पल्पेशन करने से भी हो सकती है उसे। ठीक है, पल्पेशन जब मसल की होगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग से भी पेशेंट को पेन आएगी शोल्डर रीजन में। एंड resisted मसल कॉन्ट्रैक्शन से भी पेन आएगी। ठीक है, रेजिस्टेड मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह के, फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कहेंगे कि वो इंटरनल रोटेशन करें। ठीक है, उसकी इंटरनल रोटेशन को फिजियोथेरेपिस्ट ने रेजिस्ट करना है। ठीक है, तो वो क्या होगी, रेजिस्टेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, उससे भी पेशेंट को पेन आएगा शोल्डर रीजन। ठीक है, शोल्डर पेन होगी उसको। ठीक है, तो सबसे पहली जो इम्पेयरमेंट आती है वो आती है पेन की। देन आ जाती है सेकंड जो इम्पेयरमेंट आ रही होती है वो रही होती है पॉजिटिव इम्पिंजमेंट साइन। ठीक है, पॉजिटिव इम्पिंजमेंट साइन अब आपने याद करना है कि मैंने इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के अंदर आपको स्पेशल टेस्ट बताए थे। तो इम्पिंजमेंट के लिए कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं, नियर टेस्ट होता है। ठीक है, एंड पेनफुल आर्क टेस्ट। ठीक है, जब फिजियोथेरेपिस्ट ये टेस्ट परफॉर्म करेगा तो इम्पिंजमेंट के साइंस प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो उसका क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव इम्पिंजमेंट साइन है, पेशेंट को पेन आएगा शोल्डर रीजन में। तो ये स्पेशल टेस्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस किए थे, इसलिए अब मैं यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। नियर टेस्ट एंड पेनफुल आर्क टेस्ट। देन आ जाती है जो थर्ड इम्पेयरमेंट आ जाती है वो आ जाता है इम्पेयर्ड पोस्चर। ठीक है, इम्पेयर्ड पोस्चर जो रिसेंट स्टडीज की गई उनमें ये बताया गया कि जो इम्पेयर्ड पोस्चर होता है ना उसकी वजह से भी पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है मसल्स की स्ट्रेंथ में, मसल्स की लेंथ में। तो ये इम्पेयर्ड पोस्चर की वजह से भी पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम हो सकता है। अब इम्पेयर्ड पोस्चर में कौन सा पोस्चर इम्पेयर्ड होगा, थोरैसिक काइफोसिस। ठीक है, थोरैसिक काइफोसिस की वजह से क्या होगा कि थोरैक्स जो रीजन है उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी मोबिलिटी कम होने का क्या मतलब है कि जो मसल्स हैं उस रीजन के उनकी शॉर्टनिंग हो रही है, उनकी लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो थोरैसिक काइफोसिस होगी, फॉरवर्ड हेड होगा, फॉरवर्ड टिप्ड होगा स्कैपुला, यानी कि एंटीरियरली प्रोट्रैक्शन हुई होगी स्कैपुला की, एंड डिक्रीज हो जाएगी थोरैसिक मोबिलिटी। ठीक है, तो ये जो पोस्चर के अंदर वेरिएशन आ रही है इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं उनकी लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, वो शॉर्टेंड हो जाते हैं।
उनकी शॉर्टनिंग और उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस की वजह से भी क्या हो सकता है कि पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी ही जब रेपिटेटिव एक्टिविटीज होगी तो आगे ही मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, वो मसल्स अर्ली फटीग में चले जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ इम्पेयर्ड हो जाएगी और उसकी वजह से भी पेशेंट को पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इसने एक बात की हुई है कि फॉरवर्ड टिपिंग स्कैपुला एंड डिक्रीज थोरैसिक मोबिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है कि अंटीरियरली जब स्कैपुला मूव होगा तो उसकी वजह से, जब मैंने आपको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का टॉपिक क्लियर करवाया था तो उसके अंदर क्या था कि मैंने आपको एक बात कही थी कि सुप्रा ह्यूमरल स्पेस होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक्रोमियन होता है और ये होती है हमारी ह्यूमरस। ठीक है, अब ये जो एक्रोमियन और जो ह्यूमरस के दरमियान में जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं सुप्रा ह्यूमरल स्पेस। ठीक है, सुप्रा ह्यूमरल स्पेस। अब इन दोनों बोन्स के दरमियान में क्या होते हैं, मसल्स के टेंडन्स होते हैं जो कि इंसर्ट हो रहे होते हैं ह्यूमरस पे आके। ठीक है, इन मसल्स के जो टेंडन्स इंसर्शन हो रही होती है ऑन दी ह्यूमरस, इसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। अब जब स्कैपुला एंटीरियरली मूव कर जाएगा, एक तो ये सुप्रा ह्यूमरल स्पेस जो है ना ये डिक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट रीजन तो ये होगी। ठीक है, और सेकेंड रीजन आ जाती है थोरैसिक मोबिलिटी कम होने की क्या वजह। बेसिकली जब इम्पेयर्ड हो रहा होता है ना पोस्चर, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि बायोमैकेनिक्स में वेरिएशंस आ जाती हैं। जब बायोमैकेनिक्स में वेरिएशंस आ जाएंगी बोन की मेल अलाइनमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो लिगामेंट्स मसल्स के ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की होती है इन दोनों बोन्स को। अब क्या होगा कि थोरैसिक मोबिलिटी कैसे कम होगी, एंटीरियरली स्कैपुला मूव होगा, एक तो सुप्रा ह्यूमरल स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब पेशेंट रेपिटेटिवली एक्टिविटीज करेगा तो उसे पेन आएगी। दूसरा, थोरैसिक मोबिलिटी की क्या क्यों कम होती है, यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम का। ठीक है, ये जब मैं टॉपिक क्लियर करवाऊंगी ना तब आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या होता है कि 180 डिग्री जो रेंज आ रही होती है शोल्डर पे, ठीक है, वो किस वजह से होती है, वो स्कैपुला की वजह से होती है। ठीक है, स्कैपुला ने कंपोनेंट मोशन प्रोवाइड की होती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। ठीक है, जिसकी वजह से 180 डिग्री रेंज आती है। ठीक है, 90 से अबव जो रेंज होती है ना वो कंपोनेंट मोशन ऑफ द स्कैपुला की वजह से होती है। ठीक है, कौन सी कंपोनेंट मोशन होती है स्कैपुला की, थोरैसिक एक्सटेंशन। ठीक है, नॉर्मली जब 0 से 90 डिग्री फ्लेक्शन होती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे तो वो प्योरली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मोशन होती है। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से जो 180 डिग्री की रेंज आ रही होती है उसमें स्कैपुला की कंपोनेंट मोशन ऐड होती है। ठीक है, स्कैपुला की मोबिलिटी ऐड होती है, उसके अंदर स्कैपुला ने थोरैसिक एक्सटेंशन प्रोवाइड की होती है जिसकी वजह से 180 डिग्री रेंज आ रही होती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे। ठीक है, और जो थोरैसिक एक्सटेंशन होती है इसको हम कहते हैं कंपोनेंट मोशन ऑफ द स्कैपुला। अब ये जो कंपोनेंट मोशन होती है स्कैपुला की ये चाहिए होती है 180 डिग्री रेंज के लिए। जब स्कैपुला का ही पोस्चर इम्पेयर्ड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगी थोरैसिक मोबिलिटी, थोरैसिक एक्सटेंशन ही नहीं हो पाएगी जो कि चाहिए होती है 180 डिग्री रेंज के लिए ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी थोरैसिक मोबिलिटी ड्यू टू दी फॉरवर्ड हेड थोरैसिक काइफोसिस और फॉरवर्डली मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी थोरैसिक मोबिलिटी। ठीक है, मसल इम्बैलेंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब इम्पेयर्ड होगा पोस्चर
उसके ऊपर क्या होते हैं, बोन्स के ऊपर मसल अटैच होते हैं, तो उन मसल्स की लेंथ और स्ट्रेंथ के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। लेंथ एंड स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ जाएगी। अब उन मसल्स के बारे में आपको पता होगा, स्कैपुला के ऊपर जो मोस्टली अटैच होते हैं, लिवेटर स्कैपुला, पैक्ट मेजर, ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेटर्स एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स। ठीक है, जब डिक्रीज हो जाएगी थोरेसिक एक्सटेंशन तो क्या आ जाएगा, हाइपोमोबाइल हो जाएगा पोस्टीरियर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल ड्यू टू डिक्रीज थोरेसिक एक्सटेंशन। ठीक है, किस वजह से डिक्रीज होती है थोरेसिक एक्सटेंशन वो भी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ड्यू टू हाइपोमोबिलिटी ऑफ द थोरेसिक स्पाइन एंड सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, जब हाइपोमोबिलिटी हो जाएगी थोरेसिक स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन की, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। और ये इनकी क्या काज हो सकती है, ड्यू टू एनी काज ऑफ द सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। ठीक है, फॉल्टी काइनेमैटिक्स, अगर इम्पेयर्ड पोस्चर होगा, मसल के अंदर इम्बैलेंसेस है, तो पेशेंट भी फॉल्टी काइनेमैटिक्स को ही यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पेयर्ड पोस्चर है, मसल इम्बैलेंसेस है, वो पोस्चर अज्यूम करने की कोशिश करेगा जिसके अंदर उसे लेस डिफिकल्टी हो, लेस पेन आए, और वो कंपनसेटरी मोशंस यूज करेगा ताकि कम से कम उसे डिफिकल्टी हो, पेन उसे कम आए, तो वो कंपनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, देन आ जाता है रोटेटर कफ का टीयर। अगर कंप्लीट रोटेटर कफ का टीयर हो जाएगा तो वो एबडक्ट नहीं कर सकेगा ह्यूमरस को। ठीक है, इनएबिलिटी टू एबडक्ट द ह्यूमरस। ठीक है, अगर पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम होगा तो डर्माटोम्स भी इफेक्ट आएंगे। जो रेफर्ड पेन होगी वो C5 और C6 रेफर्ड पेन होगी। ठीक है, C5 और C6 डर्माटोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आर्म है। ठीक है, तो ये C5 होता है, ये C6 होता है, C5 एंड C6। ठीक है, यानी कि लेटरल आर्म एंड लेटरल पोर्शन ऑफ फोरआर्म। ठीक है, तो पेन रेफर्ड होगी शोल्डर रीजन से, कहाँ पे पेन रेफर्ड होगी, C5 और C6 डर्माटोम। तो इम्पेयरमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, पेन हो सकती है, पॉजिटिव इम्पिंजमेंट साइन आ सकता है, इम्पेयर्ड पोस्चर होगा, मसल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे, हाइपोमोबाइल हो जाएगा पोस्टीरियर ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल, हाइपोमोबिलिटी हो जाएगी थोरेसिक और सर्वाइकल स्पाइन में, फॉल्टी काइनेमैटिक्स को अडॉप्ट कर लेगा पेशेंट, रोटेटर कफ का टीयर हो जाएगा, एंड डर्माटोम्स अफेक्ट होंगे C5 और C6। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी पेशेंट के अंदर, और पेशेंट हिस्ट्री में भी बताएगा और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स भी हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली पेशेंट को जो
प्रॉब्लम आ रही होगी वो स्लीप के अंदर आ रही होगी। ठीक है, जब वो अफेक्टेड शोल्डर, ठीक है, जब वो अफेक्टेड शोल्डर की तरफ साइड लाइन में लेटेगा ना, तो उसको पेन आएगी और उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। रेपिटेटिव एक्टिविटीज करने से उसे पेन आएगी, वो कोई भी लिफ्टिंग नहीं कर सकेगा हैवी वेट। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली उसकी कंप्लेन होगी वो ओवरहेड रीचिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, पेशेंट बताएगा कि वो कॉम्बिंग नहीं कर सकता अपने हेयर्स को। ठीक है, और इस तरह की वो ड्रेसिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, उससे वो ड्रेसिंग नहीं कर पाएगा, पुशिंग नहीं कर पाएगा, पुलिंग एक्टिविटीज एंड थ्रोइंग एक्टिविटीज को वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो मेजरली और जो मोस्ट कॉमनली वो अपनी बताएगा हिस्ट्री के अंदर, ओवरहेड रीचिंग आ रही होगी इसके अंदर। ठीक है, ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं वो कर पाएगा। तो ये थी कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री में बताएगा, जिससे भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स। अगर आपको इसके अंदर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।